आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 3 अदालत किस लिए इसके अंतर्गत अदालत किस लिए यानी कि जब आपको पता है कि लगभग दो व्यक्तियों में कुछ मतभेद होता है या फिर कुछ झगड़ा होता है तो उन दोनों को न्याय मिलने के लिए वो इधर उधर भागदौड़ करते हैं और न्याय पाने के लिए जो व्यक्ति सही में सही तरीके से न्याय देता हो उससे अपेक्षा लगाए रहते हैं। तो ये अदालत किस लिए या फिर अदालत का निर्माण क्यों हुआ, किस कारण हुआ है, इसके बारे में आज हम अधिक जानकारी अदालत किस लिए इस पाठ के अंतर्गत अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। पहले एक कहानी दी गई है, वो कहानी पढ़ेंगे फिर समझने की कोशिश करेंगे। एक था बादशाह, बादशाह का था विशाल महल। महल से कुछ दूर थी एक नदी, यानी कि एक बादशाह था और उस बादशाह का जो महल था वो बहुत बड़ा था, विशाल अर्थात बहुत बड़ा। महल से कुछ दूर एक नदी थी, यहाँ नगर के धोबी रोज कपड़ा धोते। एक दिन की बात है और वहां पर एक क्या थी, तो नदी थी और इस नदी में क्या करते थे, हर रोज धोबी कपड़े धोते थे। और फिर एक दिन क्या हुआ कि एक दिन की बात है, एक धोबी और उसकी पत्नी देर तक कपड़ा धोते रहे। कपड़ा धो लेने के बाद लौटते समय अंधकार हो गया था। इतने में महल की दिशा से गोली छूटी। गोली सीधे धोबी को लगी। वह लूलहान होकर वही गिर पड़ा। यानी कि यहाँ पर देखिए कि एक बादशाह था और उस बादशाह का महल कैसा था, बहुत बड़ा, और महल से कुछ ही दूर पर एक नदी थी। इसी नदी पर नगर के धोबी जो थे, यानी कपड़ा धोने वाले लोग, तो वो रोज कपड़े धोते थे। और एक दिन की बात है कि एक धोबी और उसकी पत्नी देर तक कपड़े धो रहे थे और कपड़े धोते धोते उनको काफी समय हुआ। और जब वो घर पर लौट रहे थे तो उस समय अंधकार हो गया, यानी पूरी तरह से अंधेरा छा गया। इतने में वो घर की तरफ जा ही रहे थे तो उसी समय महल की दिशा से एक बंदूक से गोली छूटी और गोली सीधी किसे लगी, तो धोबी को, और धोबी वहां पर पूरे खून से लथपथ होकर वहीं पर गिर पड़ा। दूसरे दिन धोबिन दरबार में न्याय मांगने गई। बादशाह ने धोबिन की बात सुनी। धोबिन ने कहा कि गोली महल में से आई थी। बादशाह ने कुछ सोच विचार कर दूसरे दिन आने को कहा। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे ही धोबी को गोली लग गई तो धोबिन न्याय के लिए कहाँ पर दौड़ी, तो दरबार की ओर। और बादशाह ने धोबिन की बात पूरी तरह से सुन ली और धोबिन ने कहा कि भाई गोली तो महल में से ही आई थी। बादशाह ने बहुत सोचा समझा और कहा कि दूसरे दिन आना। बादशाह ने तहकीकात की, यानी कि छानबीन की। बंदूक की गोली बादशाह की बेगम ने ही छोड़ी थी और उस छानबीन के बीच उन्हें पता चला कि जो गोली छोड़ी गई थी तो वो बादशाह की जो बेगम थी उनके द्वारा ही छोड़ी गई थी। बेगम को शिकार करने का शौक था, उसका इरादा धोबी को मारना नहीं था। अर्थात बेगम को धोबी को नहीं मारना था बल्कि उनको तो शिकार करने का शौक था और वो शिकार करने के लिए उसने गोली चलाई और गोली किसे लगी, तो धोबी को। दूसरा दिन हुआ, दरबार भरा हुआ था। धोबी आई, उसने बादशाह से न्याय मांगा। बादशाह बोला, हाँ मैं न्याय करूंगा। और सभी दरबारी शांत चित्त होकर सुनते रहे। तो अभी देखिए यहाँ पर राजा किस प्रकार से, यानी बादशाह ने क्या फैसला दिया होगा इसके बारे में आपको सोचना है। और यहाँ पर जो चित्र दिया है 3.1 सच्चा न्याय, तो सच्चा न्याय किस प्रकार रहा होगा? क्या बादशाह ने अपने बेगम को शिक्षा दी होगी और धोबिन को न्याय मिला होगा, कि बादशाह ने यह टालकर उस न्याय को छोड़ दिया होगा कि भाई बेगम तो शिकार करने के लिए उसने गोली चलाई, उससे तो धोबी को मारना ही नहीं था, ये तो गलती से हो गया। ऐसा तो नहीं हुआ होगा, जिसने गलती की उसको उसकी गलती की सजा दी ही गई होगी। बादशाह ने सही फैसला दिया होगा। अब यहाँ पर देखिए कि अवलोकन कीजिए और लिखिए आस्टिन न्याय देवी, यानी कि 3.2 का जो चित्र है वो न्याय देवी का है। अब ये न्याय देवी के बारे में मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ, फिर बाद में इसके हम जवाब देंगे। इस चित्र में क्या दिखाई देता है, यानी कि ये जो चित्र है इस चित्र में हमें क्या दिखाई देता है, तो इस चित्र में हमें न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी है, मस्तक पर मुकुट है, एक हाथ में तुला है और दूसरे हाथ में तलवार है और यह श्वेत वस्त्र धारण किए हैं। यानी कि उच्चतम न्यायालय या पूर्व न्यायाधीश व वर्तमान विधि में
जितने भी हम यानी कि न्यायालय की अगर कहीं भी कोई भी न्यायालय रहे, चाहे उच्च न्यायालय रहे या फिर सर्वोच्च न्यायालय रहे, तो उसमें हमें ये मूर्ति दिखाई देती है। और इस मूर्ति में इस प्रकार से अगर हम निरीक्षण करें तो ये सब चीज़ें दिखाई देती है कि न्याय देवी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, फिर उनके मस्तक पर मुकुट है, एक हाथ में तुला है और दूसरे हाथ में तलवार है, और ये श्वेत यानी सफेद वस्त्र धारण किए हुए है। इस मूर्ति में विशेष क्या है? अब इस मूर्ति में विशेष क्या है? तो इस मूर्ति में विशेष है कि उनके हाथ में तुला है और वो उनके आंखों पे पट्टी है। तो आंखों पे पट्टी होकर भला किस तरीके से न्यायदान का कार्य हो सकता है? एक विशेष है कि ये सब तो सही है कि हाथ में तुला है, एक हाथ में तलवार है, श्वेत कप वस्त्र धारण की हुई है, लेकिन उनके आंखों में पट्टी है, ये एक विशेषता है। यह मूर्ति किसका प्रतीक है? तो यह मूर्ति न्याय का प्रतीक है। हाथ में तराजू क्यों लिया होगा? हाथ में तराजू लेने का एकमेव कारण है और वह है कि सम्यक और भेदभाव विहीन न्यायदान का प्रतीक, यानी कि किसी भी सभी को समान न्याय मिले और किसी से भी भेदभाव न हो, इसके लिए वह भेदभाव विहीन न्यायदान का प्रतीक है। इस कारण हाथ में जो तराजू लिया गया है तो वो इस कारण कि सभी को समान न्याय मिले और किसी से भी भेदभाव न हो। फिर है मूर्ति के हाथ में तलवार क्या सूचित करती है? तो मूर्ति के हाथ में जो तलवार है वो तलवार न्याय की कठोरता का प्रतीक है, यानी कि अगर कितना भी बड़ा न्याय करना हो और उस न्याय की यानी कि जो न्याय कर रहे हो तो उस न्याय की कठोरता का प्रतीक है वो तलवार। फिर है यह मूर्ति किस नाम से पहचानी जाती है? तो यह मूर्ति न्याय देवी के नाम से पहचानी जाती है। हाथ में रखा हुआ तराजू क्यों बराबर है? समानता दर्शाने के लिए हाथ का तराजू बराबर है। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी हुई है? अब न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी है क्योंकि वह न्यायदान, तर्क, विवेक और अंतरात्मा की आवाज पर करती है। इसी कारण शारीरिक इंद्रिय ज्ञान अथवा भौतिक चेतना के आधार पर नहीं। मतलब देखिए यहाँ पे कि आंखों पर पट्टी इसलिए बंधी गई है कि न्यायदान जो करना है वो तर्क, फिर विवेक और अंतरात्मा की आवाज पर वो न्याय कर सके, इसके लिए उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। अगर आंखों पर पट्टी नहीं बंधी होती तो शारीरिक इंद्रिय ज्ञान अथवा भौतिक चेतना के आधार पर वो कुछ भी निर्णय दे सकते थे, इस कारण आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। तीसरा बाद में है हाथ में रखा हुआ न्याय की देवी गलत निर्णय क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि न्याय की जो देवी है वो आंखों से तो नहीं देखती है और जो भी निर्णय देना हो वो निर्णय पूरे तर्क, विवेक और अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही देती है, और इसी कारण न्याय की देवी गलत निर्णय नहीं दे सकती है। और जो भी निर्णय मांगने आता है उसका पूरा विश्वास है कि न्याय की देवी उन्हें किसी भी प्रकार का गलत जो निर्णय है वो नहीं देगी। अब पढ़िए और समझिए, हमारा देश लोकतंत्रात्मक देश है, यानी कि देखिए हमारा जो देश है वो लोकतंत्रात्मक देश है। हमारे देश का न्यायतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष है। हमारे देश का जो न्यायतंत्र है वो कैसा है? स्वतंत्र और निष्पक्ष है। देश के कानून का पालन नहीं करने वाला अपराधी है, अर्थात जो हमारे यहाँ पे देश के कानून का पालन नहीं करता उसे अपराधी कहा जाता है या अपराधी माना जाता है या फिर वो अपराधी है। अपराध करने वाला व्यक्ति दूसरे का अधिकार छीन लेता है। जो भी अपराध करता है तो वो क्या करता है? तो दूसरे का अधिकार छीन लेता है। हमारे देश में सतत न्यायतंत्र की व्यवस्था है, यानी कि सतत कार्यरत है ये न्याय व्यवस्था, और इसी कारण हमारे देश में सतत न्यायतंत्र की व्यवस्था है। तहसील, जिला और राज्य स्तर की अदालतें हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि तहसील है, जिला है, फिर राज्य स्तर है, इन सभी में अदालतें हैं। ये अदालतें तहसील, जिला और उच्च न्यायालय कहलाती है, और इसी अदालत को क्या कहा जाता है? तो तहसील, जिला और उच्च न्यायालय कहा जाता है। हमारे देश में दीवानी और फौजदारी दावों के लिए न्याय दिया जाता है।
जो हमारा देश है यहाँ पर दीवानी और फौजदारी दावों के लिए भी न्याय दिया जाता है। न्यायतंत्र को शीघ्र और कम खर्चीला बनाने के लिए लोक अदालत कार्यरत है। और इसी प्रकार न्यायतंत्र को शीघ्र यानी कि तुरंत निर्णय मिले और कम खर्च लगे तो इसके लिए भी लोक अदालत कार्यरत है। अभी यहाँ पर देखिए कि एक तख्ता है, पहले उच्च न्यायालय, पहले तहसील न्यायालय, फिर जिला न्यायालय और फिर उच्च न्यायालय। पढ़िए और समझिए। अदालत में सबसे छोटी अदालत तहसील अदालत है। अदालत में सबसे छोटी अदालत कौन सी है? तो तहसील अदालत। ये जो है तालुका जो रहेगा उसकी जगह पे कार्यरत रहती है। ऐसी अदालतों को ट्रायल कोर्ट कहा जाता है। और ऐसी अदालतों को क्या कहा जाता है? ट्रायल कोर्ट। तहसील अदालत के ऊपर जिला अदालत कार्य करती है। जो जिले के स्तर पर कार्य करती है उसे जिला अदालत कहते हैं। और तहसील की अदालत की जो ऊपर की अदालत है यानी उससे बड़ी अदालत जो होगी वो जिला अदालत है। जिला अदालत का प्रधान जिले के सभी अदालतों का प्रधान है। अर्थात देखिए जिला अदालत का जो प्रधान व्यक्ति होता है वो जिले की सभी अदालतों का प्रधान होता है। यानी कि उस जिले में जितनी भी तहसील या तालुके आते हैं उन जो भी तहसीलें आती है उसकी जो अदालत होती है उनके भी वो प्रधान माने जाते हैं। राज्य की सबसे बड़ी अदालत को हाई कोर्ट भी कहा जाता है। राज्य की सबसे बड़ी अदालत को क्या कहा जाता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट राज्य की सभी अदालतों में बड़ी अदालत है। हाई कोर्ट राज्य की सभी अदालतों में कैसी अदालत है? तो बड़ी अदालत है। हमारे राज्य का उच्च न्यायालय ईस्वी सन 1960 में स्थापित हुआ था। भारत का जो उच्च न्यायालय है वो कब स्थापित हुआ था? तो 1960 यानी ईस्वी सन 1960 में स्थापित हुआ था। वह अहमदाबाद में स्थित है। वो कहाँ पर स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। देखिए यहाँ पे चित्र 3.3 गुजरात का उच्च न्यायालय। इसी उच्च न्यायालय का जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो 1960 में। और कहाँ पर? तो अहमदाबाद में। हंसाबा की जमीन। अब ये हंसाबा की जमीन क्या है? देखिए छोटा गांव, यहाँ एक जमींदार रहता था। पूरे गांव में इस जमींदार के पास अधिक जमीन थी। जमीन जमींदार जमीन के पास यानी जमींदार की जमीन के पास माझी का खेत था। यानी कि एक छोटा सा गांव है और यहाँ एक कौन रहता था? तो जमींदार रहता था। और पूरे गांव में जमींदार के पास अधिक जमीन थी और जमींदार की जमीन के पास में ही एक माझी का खेत था। इस माझी का नाम हंसाबेन। इस माझी का नाम क्या था? हंसाबेन। उनके खेत के आसपास जमींदार का खेत था और उन्हीं के खेत के बाजू में जमींदार का भी खेत था जिसके बाद बहुत सारी जमीन थी। इस जमींदार ने धीरे धीरे हंसाबेन के खेत के आसपास की जमीन हथियाना शुरू कर दिया। पूरे गांव में अधिक जमीन वाले इस जमींदार से सभी डरते थे। अब देखिए जो हंसाबेन के पास जमीन थी उस जमीन के बाजू में किसकी जमीन थी? तो जमींदार की। और उसने धीरे धीरे हंसाबेन की जमीन अपने जमीन में समाविष्ट करने की कोशिश वो कर रहा था और हथियाना उसने शुरू कर दिया था उस जमीन को। पूरे गांव में अधिक जमीन वाला होने के कारण जमींदार से सभी डरते थे। इस प्रकार काम करते करते जमींदार ने हंसाबेन की आधी जमीन हड़प ली थी। जमींदार ने हंसाबेन की जमीन हड़प ली। इस जमीन के बदले में हंसाबेन को दूसरी कोई जमीन या रुपया भी नहीं देता था। अंत में हंसाबेन ने जमीन वापस लेने के लिए तहसील अदालत में आवेदन किया। अब देखिए कि उस जमींदार ने हंसाबेन की आधी जमीन तो हड़प ली लेकिन ना तो उसके बदले में उन्होंने उसको कोई दूसरी जमीन दी या फिर ना ही कुछ रुपए भी दिए। यानी कि कुछ भी नहीं दिया और उनकी आधी जमीन ले ली। अंत में हंसाबेन ने क्या किया? तो जमीन वापस लेने के लिए तहसील अदालत में उन्होंने आवेदन कर दिया। जमींदार और हंसाबेन ने अदालत में अपनी अपनी दलील दी यानी कि अपनी अपनी बातें बता दी। न्यायाधीश ने दोनों की दलीलें सुनी। न्यायाधीश ने हंसाबेन के पक्ष में फैसला सुनाया। क्योंकि हंसाबेन के पक्ष में फैसला क्यों आया? क्योंकि आपको पता है कि गलत कौन कर रहा था? तो जमींदार कर रहा था। और हंसाबेन को अपना जो अपनी जो खेती थी या जमीन थी वो वापस देने के लिए यानी कि वो उनका जो अधिकार था वो उन्हें मिलना चाहिए, इसीलिए हंसाबेन के पक्ष में फैसला सुनाया गया। पढ़िए और विचार कीजिए। तहसील अदालत में दीवानी दावों की ही सुनवाई होती है। अर्थात जो दीवानी दावे होती है क्या उन्हीं की सुनवाई होती है?
दूसरा है मकान, जमीन या संपत्ति का विवाद दीवानी विवाद कहलाता है, यानी कि मकान, जमीन या संपत्ति का विवाद जो है वो दीवानी विवाद कहलाता है। ये पहला पॉइंट दिया है यहाँ पे। तहसील अदालत में दीवानी दावों की ही सुनवाई होती है, अर्थात तहसील की जो अदालत होती है वहाँ पर दीवानी दावों की ही सुनवाई होती है। दूसरा पॉइंट है मकान, जमीन या संपत्ति का विवाद दीवानी विवाद कहलाता है। मकान का हो या फिर जमीन का विवाद हो या फिर संपत्ति का विवाद हो तो इसे दीवानी विवाद भी कहा जाता है। तहसील अदालत में न्याय न मिले तो जिला दीवानी अदालत में अर्जी की जा सकती है। जब आपको ऐसा लगता है कि तहसील अदालत में आपके साथ न्याय नहीं हुआ है या आपको सही में आपके साथ अन्याय हुआ है या फिर सही से न्याय नहीं हुआ है तो तब आप जिला दीवानी अदालत में अर्जी कर सकते हैं। अब उच्च न्यायालय क्या है? पहले हमने जो देखा वो कौन सा न्यायालय था? तो दीवानी, यानी कि जो तहसील की अदालत थी उस तहसील की अदालत में जो भी फैसले सुनाए जाते हैं, मकान हो, जमीन हो या संपत्ति के वाद विवाद जो हो, तो ये दीवानी विवाद कहलाते हैं और ये तहसील अदालत में इन पर सुनवाई होती है। फिर दूसरा है उच्च न्यायालय। हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय है। हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी न्यायालय है? तो सर्वोच्च न्यायालय। उसे अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। प्रत्येक राज्य में एक उच्च अदालत यानी हाई कोर्ट होती है। प्रत्येक राज्य की क्या होती है? हाई कोर्ट। और हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? तो सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। और प्रत्येक राज्य में जो एक न्यायालय होता है या फिर एक उच्च अदालत होती है उसे क्या कहा जाता है? हाई कोर्ट। हमारी उच्च अदालत अहमदाबाद में है, यानी गुजरात की उच्च अदालत कहाँ पे है? तो अहमदाबाद में, जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं। समग्र देश के उच्च अदालत का कार्यक्षेत्र निश्चित किया गया है, यानी कि संपूर्ण देश के ही जो उच्च अदालत है उनका कार्यक्षेत्र निश्चित किया गया है। सभी उच्च न्यायालय अदालतें समान हैं, यानी कि जितने भी उच्च न्यायालय हैं अदालतें हैं वो समान है। उच्च अदालत को निजी अदालत अथवा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाता है, यानी कि उच्च अदालत को ही नजीरी अदालत और या फिर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाता है। अदालत के मुख्य न्यायाधीश की सहायता करने के लिए अन्य न्यायाधीश भी होते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं कौन से? उच्च न्यायालय के, तो उनके सहायता करने के लिए या मदद करने के लिए अन्य न्यायाधीश भी वहाँ पर उपस्थित होते हैं। उच्च अदालत में सार्वजनिक हित की अर्जी, यानी कि सबके हित के बारे में जो अर्जी की जाती है वो, जैसे पहले हमने देखा था कि तहसील अदालत थी तो उसमें हम अपनी निजी जो भी समस्या है, जमीन का विवाद हो, मकान का विवाद हो या फिर किसी हक का विवाद हो, तो उसके लिए हम वहाँ पे अर्जी करते हैं। लेकिन उच्च अदालत में हम सार्वजनिक हित की अर्जी आवेदन कोई भी व्यक्ति करता है। यदि कोई झूठा अर्जी करके अदालत का महत्वपूर्ण समय बर्बाद करे तो उसे दंड भी हो सकता है। अर्थात आपकी सार्वजनिक या कोई सामायिक समस्या है और सब लोगों पे एक साथ अन्याय हुआ है, एक ही क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी में हम उच्च अदालत में भी अर्जी कर सकते हैं। लेकिन ये बात भी हमें याद रखनी होगी कि अगर हमने झूठी अर्जी करके अदालत का महत्वपूर्ण समय बर्बाद करने की कोशिश की तो उसे भी दंड मिलता है या दंड मिल सकता है। इतना जानिए, राज्य की उच्च अदालत के न्यायाधीश को राज्यपाल के समक्ष प्रतिज्ञा लेनी होती है, यानी कि उच्च अदालत के जो न्यायाधीश होते हैं उनको किसके सामने प्रतिज्ञा लेनी होती है? तो राज्यपाल के सामने। उच्च अदालत में वकील ही दलील करते हैं। उच्च अदालत में दलील कौन करते हैं? तो वकील ही करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर आरोपी फरियादी को बुलाया जाता है। जरूरत पड़ती है तभी उच्च अदालत में आरोपी यानी जिस पे आरोप लगा है और फरियादी यानी जिसने आरोप लगाया है उसे बुलाया जाता है। बात है, गांव में एक लालची सरपंच थे। जाड़े के दिन थे, अंधेरा होने वाला था। इसी समय सरपंच अपने खेत से घर आ रहे थे। अचानक वहां एक गाड़ी आई। गाड़ी में से 2-4 आदमी नीचे उतरे। सरपंच पर हमला हुआ। उन्हें गंभीर चोटें लगी। लालची सरपंच पर हमला करने वाला गब्बर था। गब्बर रानपुर का आदमी था। सरपंच ने गब्बर पर हमला करने का आरोप लगाया।
फरियाद के आधार पर पुलिस ने गब्बर को आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया। गब्बर को अदालत में हाजिर किया गया। सरपंच और गब्बर के वकील ने दलीलें की। फैसला गब्बर के पक्ष में था। सरपंच को न्याय नहीं मिला। गब्बर रिहा हो गया। अब सरपंच को धमकी देता था, मार डालने की भी धमकी देता था। हारकर सरपंच ने उच्च अदालत में अर्जी की। उच्च अदालत ने दोनों पक्ष की बातें सुनी। जिला अदालत के फैसले से अलग फैसला आया। उच्च अदालत ने गब्बर को सजा दी। जिला अदालत के फैसले के विरुद्ध उच्च अदालत में भी न्याय पाने के लिए गया और सरपंच को न्याय मिला। देखिए, ये जो फैसला है कि ये रानपुर की बात है कि उस गांव में एक लालजी नाम के सरपंच रहते थे। ठंडी के दिन थे और अंधेरा होने वाला था। उसी समय वो अपने खेत से घर पर आ रहे थे तो अचानक वहाँ पर एक गाड़ी आती है और गाड़ी में से 2-4 आदमी नीचे उतरते हैं और उतरकर सरपंच पर हमला कर देते हैं। तो हमले में सरपंच को गंभीर चोटें लगती हैं। फिर सरपंच पर हमला करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? तो गब्बर था। गब्बर भी रानपुर का ही आदमी था और सरपंच ने गब्बर पर हमला करने का आरोप लगाया। फरियादी के आधार पर पुलिस ने गब्बर को गिरफ्तार किया। फिर गब्बर को अदालत में हाजिर किया गया, लेकिन सरपंच और गब्बर के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें की। दलीलें करना अर्थात उनके पक्ष में बातचीत करना। फिर फैसला किसके पक्ष में आया था? गब्बर के, और सरपंच को न्याय नहीं मिला और गब्बर रिहा हो गया। अब देखिए, जब गब्बर रिहा हो गया तो सरपंच को धमकी देने लगा, मार डालने की भी धमकी देने लगा। तो सरपंच हारकर वैसे ही नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने उच्च अदालत में अर्जी की। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे साथ जिला अदालत में सही से हमें न्याय नहीं मिलता है, वहाँ पे हमारा समाधान नहीं होता है या हमें संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है कि भाई मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो उच्च अदालत में अपील कर सकते हैं, अर्जी कर सकते हैं। फिर इसी प्रकार सरपंच ने भी क्या किया? तो उच्च अदालत में अर्जी की। फिर उच्च अदालत ने दोनों पक्ष की बात सुनी और जिला अदालत के फैसले से अलग फैसला सुनाया। वो फैसला क्या था? तो अदालत ने गब्बर को सजा दी। जिला अदालत के फैसले विरुद्ध उच्च अदालत ने भी न्याय पाने के लिए गया और सरपंच को न्याय मिला। अर्थात अगर हमें जिला अदालत में न्याय नहीं मिलता है या हमें ऐसा लगता है ये न्याय हमारे साथ सही से नहीं हुआ है, तो हम उच्च अदालत में भी अर्जी कर न्याय प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, इतना जानिए, प्रत्येक जिला में फौजदारी अदालत होती है। प्रत्येक जिला में कौन सी अदालत होती है? फौजदारी अदालत। फौजदारी दावा में फरियाद के आधार पर पुलिस आरोपी को पकड़ती है। यानी फौजदारी दावा में फरियाद के आधार पर, यानी हम किसी के बारे में, अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया उसके बारे में अगर हम पुलिस को जानकारी देते हैं तो पुलिस आरोपी को पकड़ती है। फौजदारी अदालत गुनाह की गंभीरता के आधार पर दंड, सजा या मृत्यु दंड की सजा देती है। जो फौजदारी अदालत होती है, अगर गुनाह गंभीर रहा तो दंड, सजा या फिर मृत्यु दंड जैसी शिक्षा भी कर सकती है। देखिए, चोरी, लूट, मारामारी, खून, शारीरिक चोट या झगड़ा का विवाद, ये सब जितने भी विवाद है, चोरी हुई हो, लूट हुई हो, मारामारी हुआ हो या खून हुआ हो या शारीरिक चोट लगी हो या फिर किसी भी प्रकार का झगड़ा हुआ हो, तो ये विवाद कौन से विवाद में आते हैं? तो फौजदारी विवाद में। पुलिस को गुनाह की प्रथम जानकारी हो तब पुलिस स्टेशन में FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखती है। जब कोई भी गुनाह होता है तो उसकी जो प्राथमिक स्वरूप की जानकारी होती है उसे पुलिस स्टेशन में लिखा जाता है। उसी को FIR अर्थात फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। विचार कीजिए और कहिए, छोटा गांव का नाम रतनपुर। यहाँ एक जादूगर रहता था। जादूगर का नाम था जमशेद जी। जमशेद जी के घर में एक बार चोरी हुई, किंतु अब करे क्या इसका पता नहीं था। जमशेद जी चीखते चिल्लाते बाहर आए, मदद मदद, चोर चोर। सब बाहर आ गए, चोर भाग गए। अब जमशेद जी को क्या करना चाहिए? तो अभी जमशेद जी को क्या करना चाहिए कि जैसे कि जो गुनाह हुआ है या जो भी वारदात हुई है उसकी पहली जानकारी अर्थात FIR कहाँ पे लिखवानी चाहिए? पुलिस स्टेशन जाकर पहले FIR दर्ज करवानी चाहिए। फिर उसके बाद पुलिस छानबीन करेगी, जिसने चोरी की उसको पकड़ेगी और फिर चोरी किया हुआ माल जमशेद जी को वापस भी करेगी। फिर उसको न्यायालय में लेके जाएगी चोर को, और फिर न्यायाधीश उसे सज़ा सुनाएंगे ताकि वो दोबारा चोरी न कर सके। दूसरा मामला दिया है जुगनू। जुगनू नाम का सिरफिरा आदमी था।
सब उससे डरते थे। किसी को लूट लेता था, किसी को मार डालता था। आसपास 100 किलोमीटर तक कोई जुगनू का नाम नहीं लेता था। इस इलाके में एक समाज सेविका बहन आई। उन्होंने जुगनू के जुल्म से सभी को छुड़ाने के लिए उसके विरुद्ध शिकायत की। फौजदारी गुनाह था, इसलिए सीधे जिला अदालत में शिकायत की। अदालत में केस चला, किंतु जुगनू के विरुद्ध कौन बोले? सब जुगनू से डरते थे। सभी डर के कारण सेविका बहन केस हार गई। गांव के लोग बिना डरे सही जुबानी दी होती तो अदालत ने क्या फैसला दिया होता। अभी देखिए, अगर किसी कितना भी बड़ा इंसान हो और वो कितना भी डराए धमकाए, अगर हम उसके डराने के धमकाने से डर जाएंगे तो फिर तो स्वाभाविक है कि वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर बार बार आप लोगों को तकलीफ देने की कोशिश तो करेगा ही। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ है। गांव के लोग यदि बिना डरे सही जुबानी दे देते तो अदालत सही फैसला सुनाती और जुगनू को सही मायने में शिक्षा होती, और शिक्षा होने के बाद जुगनू शायद ऐसे जो कारनामे या जाए ऐसे जो हरकतें करता था लोगों को तकलीफ देने की, तो वो नहीं करता और लोग उससे बच जाते। लेकिन अगर हम इसी प्रकार से बिना डरे किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे और तो ऐसे में बहुत सारे जुर्म करने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। तो हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, ताकि अगर हम सच्चाई अदालत को बताएं तो अदालत भी अपना सही फैसला देकर उस इंसान को शिक्षा कर सकती थी। विचार कीजिए और कहिए कि अदालत में कौन कौन होते हैं। जैसे आमतौर पर हम पिक्चर्स वगैरह में देखते हैं कि अदालत में एक न्यायाधीश होते हैं, वकील होते हैं, फिर जिस पे गुनाह लगा हो गुनहगार होता है, या जिस पे आरोप लगा वो आरोपी होता है, या फिर जिसने आरोप लगाया हो ऐसा फरियादी व्यक्ति भी होता है। इतना ही नहीं, 2 वकीलों के अलावा भी अन्य वकील सामने बैठे हुए रहते हैं। कुछ लोग इस गुनाह से संबंधित लोगों के कुछ रिश्तेदार होते हैं, वो भी पीछे बैठे हुए रहते हैं। न्यायाधीश के सामने एक कंप्यूटर पर या टाइपराइटर पर टाइप करने वाला एक राइटर भी होता है। अदालत में कौन कौन दलील करते हैं? अदालत में वकील दलील करते हैं। कैसे कैसे विवाद अदालत में आते हैं? चोरी हुई, मारामारी हुई, लूटमार हुई, या फिर हत्या हुई, खून हुए, या फिर ज़मीन से जुड़े मामले हुए। ऐसे बहुत सारे विवाद अदालत में आते रहते हैं। अदालत फैसला क्यों दे? क्योंकि अदालत न्याय करना, फैसला देना अदालत का प्रथम कर्तव्य है, इसीलिए अदालत फैसला दे। अदालत फैसला न दे तो क्या हो? अदालत यदि फैसला न दे तो जुर्म करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाए और लोगों के साथ बड़ी मायने में अन्याय हो सकता है। और इतना ही नहीं, समाज में इसी के चलते अशांति निर्माण हो सकती है और फिर लोग अपने ताकत का भी गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत का फैसला गलत हो तो क्या होगा? अदालत का फैसला यदि गलत होगा तो किसी भी सामान्य इंसान पर अन्याय हो सकता है, और फिर अदालत का फैसला गलत हुआ तो लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं कम होते हुए भी दिखाई देगा। अदालत में जाने का पैसा न हो तो क्या होगा? फिर छोटी छोटी चीज़ों को भी लेकर लोग अदालत में पहुंच जाएंगे। इसके लिए अदालत जाने का पैसा हो तो जो सही मायने में गंभीर गुनाह है उसके बारे में ही अदालत तक लोग जा पाएंगे। न्याय की प्रक्रिया से जुड़े व्यक्ति से मिलिए। इस व्यक्ति की निम्नानुसार जानकारी एकत्रित कीजिए। अब देखिए, फरियादी शब्द आया है तो इसका अर्थ आप लिख सकते हो, जो फरियाद करता हो या फिर अभियोग उपस्थित करने वाला व्यक्ति। दूसरा है जज। जज का हम न्यायाधीश लिख सकते हैं या न्याय करने वाला व्यक्ति। वकील। वकील को अधिवक्ता भी कहते हैं और किसी अन्य व्यक्ति की ओर से बोलने वाला व्यक्ति भी कहा जा सकता है, या किसी व्यक्ति के पक्ष में बोलने वाला व्यक्ति भी। दीवानी दावा। अब दीवानी दावा क्या है? तो किसी निजी या सार्वजनिक अधिकार के बारे में 2 व्यक्तियों में जो विवाद होता है उसे दीवानी दावा कहते हैं। फौजदारी दावा। आपराधिक कृत्यों से जुड़े हुए हो ऐसे मामले, जैसे चोरी हुई, हत्या हुई, बलात्कार हुआ, तो ये फौजदारी दावा है। गिरफ्तारी अर्थात कैद। वारंट का अर्थ होता है लोक व्यवहार में किसी की गिरफ्तारी के लिए निकलने वाला या निकाला गया आज्ञापत्र अर्थात वारंट। फिर से सुनिए, वारंट अर्थात लोक व्यवहार में किसी
किसी की भी गिरफ्तारी के लिए निकाला हुआ या निकालने वाला जो आज्ञा पत्र होता है वो होता है वारंट। अपील, अपील मतलब संग्रह प्रार्थना। FIR, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राथमिक सूचना रिपोर्ट या प्रथम सूचना रिपोर्ट। असील या वादी तो फरियादी, जुबानी मौखिक रूप से दी जाने वाली जानकारी। हिरासत तो नज़रबंदी। गुनाह की जानकारी, किस अदालत में दावा करें और क्या करेंगे। घर में चोरी हुई तो जैसे कि अभी बताया है कि घर में यदि चोरी होती है तो हमें क्या करना चाहिए, किस अदालत, पहले क्या करेंगे तो FIR लिखवाएंगे, किस अदालत में दावा करेंगे। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बहुत सारी बातें एक साथ बताई है कि चोरी, लूट, मारामारी, खून, शारीरिक चोट या झगड़ा हो तो ये फौजदारी स्वरूप की अदालत में दावा कर सकते हैं हम। किसी ने घर हड़प लिया है तो हम क्या करें, इसकी भी पहले FIR लिखवाएंगे और फिर तहसील अदालत में इसकी अर्जी करेंगे। लूटमार कर चोर भाग गए हो तो ऐसे में भी पहले हम FIR लिखवाएंगे और फिर फौजदारी विवाद में या फौजदारी अदालत में दावा कर सकते हैं। तहसील अदालत में न्याय नहीं मिला हो तो हम जिला अदालत में अपील कर सकते हैं। अदालत न्याय देने का कार्य करती है। अदालत में न्याय देने में गलती न हो इसके लिए अच्छी तरह से छानबीन करने के कारण कभी कभी न्याय करने में समय लगता है। जैसे हमने बहुत बार सुना है, पिक्चर में भी सुनते हैं हम कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो शायद ये इसी का उदाहरण है कि अदालत में न्याय देने में गलती न हो या किसी के साथ अन्याय न हो, इसीलिए अच्छी तरह से छानबीन करने के लिए अदालत बार बार समय देती है और इसी के चलते कभी कभी न्याय करने में समय लगता है। अदालत का बोझ हल्का करने के लिए लोक अदालत भी कार्यरत है। अब सभी आपको पता है कि हर रोज़ कितने सारे वारदात होती रहती है और उन सभी का बोझ अगर अदालत पर ही जाए तो फिर सही मायने में न्याय प्रणाली अधिक क्लिष्ट हो जाएगी। इसी के चलते वो अधिक सरल हो और लोगों को आसान तरीके से और जल्दी न्याय मिले, इसी के चलते लोक अदालत भी कार्यरत है और लोक अदालत लोगों को समाधान करवाकर सहमति के साथ फैसला करती है। स्वाध्याय दिया गया है, देखो संक्षेप में उत्तर लिखिए। अदालतों की आवश्यकता क्यों होती है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि न्यायिक समीक्षा के लिए यानी कि न्यायदान के लिए, विवादों का निपटारा करने के लिए, फिर इतना ही नहीं, कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का हनन न हो इसके लिए अदालत की आवश्यकता होती है। जिला अदालत में कैसे विवाद आते हैं तो जिला अदालत में वैवाहिक मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, सिविल मामले, बिजली और पानी से जुड़े मामले, ये सब विवाद आते रहते हैं। हमारे राज्य की उच्च अदालत किस शहर में है तो हमारे राज्य की उच्च अदालत अहमदाबाद शहर में है। पहले के समय में न्याय देने की क्या व्यवस्था थी तो पहले के समय में न्याय देने का कार्य उस राज्य का राजा अथवा शासनकर्ता अपने तरीके से तहकीकात करके अर्थात छानबीन करने के बाद न्याय देते थे और जो अपराधी दिखाई देता था तो उसे दंड करते थे या शिक्षा देते थे। आपके सबसे नज़दीक कौन सी अदालत है। अब हम जिला की जगह पे हैं तो जिला अदालत हमारे सबसे नज़दीक है। जो तहसील की जगह पे होंगे तो वो तहसील अदालत उनके नज़दीक अदालत होंगी। उसी प्रकार फौजदारी अदालत, तहसील अदालत और जिला अदालत हमारे सबसे नज़दीकी अदालतें हैं। अदालतें कैसे विवाद की सुनवाई करती हैं तो चोरी, लूट, मारामारी, खून, शारीरिक चोट या झगड़ा, हत्या, बलात्कार, ऐसे विवादों की सुनवाई कौन करती है तो अदालतें करती हैं। जानकारी पढ़िए, विचार कीजिए और लिखिए। देखिए, मोहल्ले में झगड़ा हुआ, अम्मा जी को चोट लगी। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि अगर चोरी की झगड़ा है तो फौजदारी विवाद आएगा। तो फौजदारी विवाद के अंतर्गत तो किस अदालत में कार्यवाही होगी तो फौजदारी अदालत में। सोने चांदी के आभूषणों की चोरी हुई तो ये भी किस में जाएगा तो फौजदारी अदालत में ही जाएगा। फिर हमला हुआ तो फौजदारी अदालत। फिर जिला अदालत के फैसले से संतुष्टि नहीं हुई तो हम उच्च अदालत में जाएंगे। वार दुर्घटना हुई तो फिर कौन से अदालत में जाना चाहिए इसके बारे में आप सोच सकते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा।